नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज रीट के लिए स्पेसिफिक तरीके से एक एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक भारत का पहला टॉपिक है, यूरोपियों का भारत आगमन एवं उन्होंने किस तरीके से भारत को जीता, इसका मतलब अंग्रेजों की भारत विजय। तो आज पहले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है जिनमें हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। अर्थात ये जितने भी लोग दे रखे हैं इसमें, चाहे अल्मीडा है, अल्बुकर्क है, डुप्ले है, रॉबर्ट क्लाइव है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में आकर के नीले जल की पद्धति को लागू किया था या ब्लू वाटर पॉलिसी को अप्लाई किया था। तो देखिए इसका आंसर होगा अल्मीडा। अल्मीडा एक पुर्तगाली गवर्नर था। ये कहाँ का गवर्नर था? पुर्तगाल का गवर्नर था और पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी और अल्मीडा उसका सबसे पहला गवर्नर था। उसके बाद में अगला गवर्नर बन के आया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में भारत आया था। 1509 में इसको पुर्तगाली कंपनी का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया था और इसने क्या किया था यहाँ पर कि सभी जितने भी पुर्तगाली व्यक्ति थे उन सभी से कहा था कि आप भारतीय महिलाओं के साथ संबंध स्थापित कीजिए, जिससे कि हमारे भारत के साथ सामाजिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो पाएंगे। इस तरीके से इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यहाँ दो तीन सवाल हमारे बनते हैं कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो क्या आंसर होगा आपका? अल्बुकर्क। क्यों होगा? क्योंकि इसने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर ज्यादा जोर दिया था, इसीलिए इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला ऑप्शन है डी। तो डी इसलिए नहीं होगा इसमें क्योंकि डुप्ले का नाम सिर्फ इसलिए आता है कि जो सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले लाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? डुप्ले था। और इसी डुप्ले की नीति को सबसे ज्यादा विस्तारवाद रूप किसने दिया था? लॉर्ड वेलेजली ने। फिर लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को भारतीय रियासतों के प्रति लागू किया था और डुप्ले कौन था? जो सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले लेकर के आया था। रॉबर्ट क्लाइव पुर्तगाली गवर्नर नहीं है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी गवर्नर है जो 1757 में भारत का गवर्नर बन के आया था बंगाल का। उसके बाद में इसने प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा हमारा? अल्मीडा। तो आपसे सवाल पूछा जाए, कौन सा सवाल है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आया था? तो अल्मीडा। वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। डुप्ले ने क्या दिया था? सहायक संधि प्रणाली दी थी, जिसको आगे किसने बढ़ाया था? लॉर्ड वेलेजली ने बढ़ाया था। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम अंग्रेजी गवर्नर था भारत में ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे। तो देखिए ये यूरोपीय कंपनियों की लिस्ट है पूरी, तो हमें कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में जो आए थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। इनके बाद में आए थे डच और डचों के बाद में आए थे अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद में आए थे डेनिश और डेनिश के बाद में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। तो यही क्रम हमें याद रखना है कि सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ये मेंशन कर लेना कि पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी और सबसे अंत में गई थी, यानी कि 1498 में सबसे पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था, जिसने भारत के समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज की थी और 1961 में ये लोग भारत से वापस जा रहे हैं और सबसे पहले आए। इसके बाद में डच आए थे, डचों के बाद में ये कंपनी की स्थापना हुई थी 1505 ईस्वी में, बल्कि डच आ गए, पुर्तगाली आ गए थे भारत में 1498 ईस्वी में, लेकिन 1500 ईस्वी में यहाँ पर इसकी स्थापना हो चुकी थी। फिर अंग्रेज आए हैं आपके 1600 ईस्वी में, यानी कि पुर्तगालियों के 100 साल बाद, और इसके बाद डेनिश आए और अंत में फ्रांसीसी आए। 1764 के आसपास इनकी कंपनी की स्थापना हुई और इन्होंने 1664 में इनकी कंपनी की स्थापना हुई है और 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में आकर के। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी सही हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था?
तो ये हमें तभी याद रह सकते हैं जब हमको इनका क्रम पता हो कि आपको मालूम है कि अकबर 1556 में राजा बना था और 1605 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में जहांगीर शासक बना और जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक है, ठीक है। फिर इसका बेटा शाहजहां, तो शाहजहां का जो शासनकाल रहा है वो 1627 से 1658 रहा है। और उसके बाद में औरंगजेब आया और औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर के 1708 ईस्वी तक रहा है, 1708 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, तो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में। महारानी एलिजाबेथ के समय एक 15 सदस्यीय समिति बनाई गई थी और उस समिति ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599 में स्थापना हुई थी तो उसको ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए सिर्फ 15 वर्ष की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो 15 वर्ष के लिए ये पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए आ रहे थे। तो 1599 में, अब देखिए 1556 से 1605, तो 1599 में उस समय कौन शासक था भारत का, तो उस समय शासक कौन था, अंग्रेज। तो यहाँ दो तरीके से सवाल बनेगा, एक तो ये पूछ लेगा, दूसरा सवाल किस तरीके से बनेगा कि किस मुगल शासक के दौरान अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी। तो जहांगीर से सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस मिलने आया था 1608 ईस्वी में। तो 1608 ईस्वी में से जहांगीर ने उनको भारत में कोई भी व्यापारिक कंपनी स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद में जब ये 1613 ईस्वी में दोबारा इससे मिले सर टॉमस रो के नेतृत्व में, तब क्या किया, इन्होंने फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। और जब फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी तो अंग्रेजों ने उस समय 1613 में ही अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री खोली थी, कहां पर, सूरत में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें कुछ युद्ध दे रखे हैं और आगे उनकी सन दे रखी है, तो कौन सा युद्ध इनमें सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1764 से 1748, ये तो गलत है, ये 1744 से 1748 होगा, सॉरी, इसको 6 की जगह आप 4 कर लेना, 1744 से 1748, तो ये तो सही है। दूसरा देखिए, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसमें दे रखा है 1750 से 1752, लेकिन कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1749 से लेकर के 1756 तक हुआ था, यानी कि 6 साल तक ये युद्ध चला था। उसके बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध सही है 1758 से 1763, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। देखिए कर्नाटक के युद्ध किसे कहते हैं, पहली बात आती है यहाँ पर। तो भारत में फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, इनके अगेंस्ट खड़े थे अंग्रेज। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो लड़ाई लड़ी गई वो कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानी जाती है। और कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हो रहा है 1744 से 48 में, दूसरा युद्ध हो रहा है 1749 से 56 में, और तीसरा युद्ध हो रहा है 58 से 63 तक, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध से अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठाओं के बीच में और अफगानों के बीच में। तो मराठाओं की तरफ से जो पेशवा थे वो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव का सेनापति था सदाशिव राव, ठीक है। तो इधर इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, सदाशिव राव कर रहा था। और अफगानों का शासक कौन था, अफगानी कौन सा शासक आया था यहाँ पर, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ में जब मराठों की लड़ाई हुई तो उसमें मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ, जीत गया, ठीक है। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। आपको यह भी याद रखना है कि ये किन किन के मध्य हुआ था, मराठा और अफगानों के बीच में। तो मराठाओं की तरफ से उस समय पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और सेनापति कौन था इनका, सदाशिव राव, इनके चचेरे भाई थे। और अहमद शाह अब्दाली अफगानों की तरफ से युद्ध कर रहे थे और इस युद्ध में अफगान जीत गए थे, ठीक है। तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, इसीलिए फ्रांसीसियों का यहाँ से क्या हो गया, प्रभुत्व खत्म हो गया और धीरे धीरे फ्रांसीसी कंपनी यहाँ से भारत से जाने लगी। अगला सवाल,
अगला सवाल है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। तो देखिए अंग्रेज भारत में आ गए थे कब, 1600 ईस्वी में। तो लगभग 150 साल तक उन्होंने क्या किया, यहाँ पर व्यापार किया। उसके बाद में उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई, तो वो बंगाल की ओर आए। बंगाल में उन्होंने अपने पैर इसलिए पसारे क्योंकि उस समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध राज्य था। कृषि की दृष्टि से देखा जाए या खनिजों की दृष्टि से देखा जाए, सबसे समृद्ध राज्य अगर कोई था उस समय तो वो बंगाल था। तो बंगाल में जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले 1756 में सिराजुद्दौला के साथ में इनकी मुठभेड़ हुई थी, और 1757 में प्लासी के मैदान में इनकी एक युद्ध हुआ जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। और प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे उस समय वो कौन थे, सिराजुद्दौला था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इस युद्ध में मीर जाफर ने क्या किया था, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। और सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया तो कौन जीत गया इसमें, क्लाइव जीत गया। ठीक है, इसके बाद में अगला युद्ध हुआ था आपका कौन सा, यहाँ पॉइंट आ रहा है क्या, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक का मतलब है कि ऐसा युद्ध जिसने बंगाल की शासन सत्ता को परिवर्तित कर दिया हो। तो प्लासी के युद्ध ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के बाद में अगला नवाब किसे बनाया, मीर जाफर को बनाया था। और मीर जाफर के बाद में क्या हुआ कि जब मीर जाफर इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया तो 1757 में इसको नवाब बना रहे हैं, और 1760 में इसको क्या कर देते हैं, नवाब के पद से अपदस्थ कर देते हैं। और इसके बाद में अगला नवाब बनाते हैं किसको, मीर कासिम को। मीर कासिम थोड़ा सा होशियार टाइप का इंसान था। सबसे पहले इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंबई ट्रांसफर की और अपनी सेना यूरोपीय मॉडल पर बनाई। ठीक है, और अपने पूरे मंत्रिमंडल में इसने चेंज कर दिए ताकि अंग्रेजों के जो गुलाम, अंग्रेजों के जो लोग इसके मंत्रिमंडल में शामिल थे वो इसके प्रशासन में हस्तक्षेप न कर पाए। तो अब इसने क्या किया, जब ये भी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया तो इसके साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। और वो युद्ध जाना गया किसके नाम से, बक्सर के युद्ध के नाम से। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि जब मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल से भगा दिया तो मीर कासिम कहाँ चला गया, अवध। उस समय अवध के जो नवाब थे वो थे शुजाउद्दौला, जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका साथ दिया था, अफगानों का साथ दिया था। तो बंगाल के अवध के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला। मीर कासिम यहाँ भाग करके चला गया। अब मीर कासिम भाग के चला गया तो पहले से ही यहाँ पर एक व्यक्ति शरण लेके पड़े थे, हमारे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों लोगों ने क्या की, एक योजना बनाई, और वही योजना आगे चल करके किस रूप में परिवर्तित हो गई, बक्सर के युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गई। और इधर इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था अंग्रेजों का नेतृत्व। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में इन तीनों की हार हो गई, और इसकी हार के बाद में मीर कासिम को यहाँ से भागना पड़ा, कहाँ, दिल्ली। और दिल्ली में जाकर इलाहाबाद भागना पड़ा, और इलाहाबाद से उसकी मृत्यु कहाँ हुई, दिल्ली में जाके। अब रॉबर्ट क्लाइव को यह मौका मिल गया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक संधि की 1765 में, और वो संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी गई। और उसी समय इलाहाबाद में सिराजुद्दौला का एक 12 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था नजमुद्दौला। और नजमुद्दौला को क्या कर दिया इन्होंने, बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया, और शासन सत्ता किसके हाथ में ले ली, अपने हाथ में ले ली। और 1765 से ही लेके 1772 ईस्वी तक भारत बंगाल में क्या लगा रहा, द्वैत शासन लगा रहा। इसका मतलब कि प्रशासनिक कार्य तो किसी और व्यक्ति के हाथ में आ गए, न्यायिक और राजस्व कार्य किसी और व्यक्ति के हाथ में आ गए। इस तरीके से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जो 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक चली, जब तक वॉरेन हेस्टिंग भारत का अगला गवर्नर जनरल बन के नहीं आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो इस युद्ध का सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था, बक्सर का युद्ध, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सत्ता में हस्तक्षेप कौन से युद्ध के बाद शुरू हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद। तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाएगा आपका, बक्सर का युद्ध माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, इसमें कुछ कथन दिए हैं और हमें बताने हैं कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, सत्य हैं। तो पहला कथन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो अभी मैंने बताया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच हुआ, मराठों के बीच में और अफगानों के बीच में। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, तो ये वाला कथन तो क्या हो गया, यहीं पर असत्य हो गया। दूसरा कथन क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ये भी असत्य है। देखिए, जब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा कहाँ बढ़ी, मैसूर को हड़पने के लिए बढ़ी, तो उनकी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत क्या किया, वो मैसूर की ओर गए। और मैसूर जाने का उनका रीजन सिर्फ इतना ही सही था कि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाभ कमाना चाहते थे व्यापार के माध्यम से। और उस समय मैसूर का नेतृत्व जो अधिकार था वो मालाबार तट पर था, और मालाबार तट उस समय व्यापार के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। तो इसीलिए अंग्रेजों की मैसूर के शासकों के साथ क्या हुई, टकरार शुरू हुई। तो इसमें 4 युद्ध होते हैं इनके साथ में। तो पहला युद्ध होता है इनका हैदर अली के साथ, ठीक है। जब हैदर अली ने इनको परास्त कर दिया तो एक संधि हुई थी, मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि के बाद में फिर दूसरा युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध भी इनका किसके साथ हुआ, हैदर अली के साथ हुआ, 1780 से 84 तक। और इस युद्ध में 1782 ईस्वी में क्या हो गया, हैदर अली की मृत्यु हो गई। और हैदर अली के बाद में फिर इस युद्ध की कमान संभाली टीपू सुल्तान ने। फिर तीसरा जो युद्ध हुआ था वो भी किसके साथ हुआ, टीपू सुल्तान के साथ में और अंग्रेजों के साथ में हुआ। तृतीय युद्ध में एक संधि हुई थी जिसे हम बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये भी कथन असत्य है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो तृतीय युद्ध में संधि हो रही है। फिर चौथे युद्ध में जाकर के 1799 ईस्वी में क्या हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से मैसूर का पूरा शासन किसके हाथों में चला जाता है, अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। और अंग्रेज क्या करते हैं, वहां पर वाडियार वंश का एक बच्चा रहता है 2 साल का, कृष्णराज, और उस 2 साल के बच्चे को क्या कर देते हैं, शासक नियुक्त कर देते हैं और वहां का संरक्षण वो अपने हाथ में ले लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मैसूर का अधिग्रहण कर लिया। अगला, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये कथन सही है। तो आप बताइए, अब इनमें से ये 2 कथन असत्य हैं, पहला और दूसरा, तो तीसरा कथन केवल सत्य है। तो ऑप्शन में क्या आएगा हमारा, 1 2 3, केवल 3। तो क्या आएगा, केवल 3 आएगा। सही पूछा है इसने, ठीक है। अगर ये असत्य पूछता तो अब हमारे 1 और 2 आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। कब हुई थी, 1792 ईस्वी में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ रुपए का अंग्रेजों ने युद्ध हर्जाना लगा दिया। तो उस समय टीपू सुल्तान इनको नगद रूप में 3 करोड़ रुपए नहीं दे पाया, इसका मतलब 1.5 करोड़ रुपए इसने नगद दिए। और 1.5 करोड़ के बदले में इसने आधा राज्य दिया। और जब आधे पैसे ये चुका नहीं पाया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसके 2 बच्चों को गिरवी रख लिया। यानी कि टीपू सुल्तान के 2 बालकों को किसने बंदी बना लिया था, अंग्रेजों ने, कि जब तक टीपू सुल्तान ये 3 करोड़ रुपए की पूरी रकम अदा नहीं कर देता तब तक उसके दोनों बच्चे उसके पास क्या रहेंगे, गिरवी रहेंगे। तो 1792 में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में हुई है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो आधुनिक पद्धति से किसने दूतावास स्थापित किए थे, टीपू सुल्तान ने किए थे फ्रांस में। यानी कि मैसूर के फ्रांसीसियों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे और इन संबंधों की खटक अंग्रेजों को चुभ गई। तो अंग्रेज मैसूर से फ्रांसीसियों को भगाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो फ्रांसीसियों को यहाँ से नहीं भगाते तब क्या होता कि उनका साम्राज्यवादी जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, उनकी सोची समझी चाल थी, वो पूरी नहीं हो पाती। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वहाँ के शासकों को तोड़ा, जिससे कि उन कंपनियों को आश्रय मिलना बंद हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टीपू सुल्तान। अगला सवाल,
लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो मराठा सरदार पूछा है यहाँ पर, और ये सारे मराठा सरदार हैं। तो देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था? इनकी सहायक संधि को स्वीकार किया था। और कब किया था? 1802 ईस्वी में। इसके बाद में भोंसले ने इनकी सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है, 1803 में। और 1803 के बाद में 1803 में ही फिर सिंधिया ने। इसका मतलब ये तीनों है तो मराठा सरदार ही, लेकिन अलग अलग टाइम पर इन्होंने क्या की है? संधियां स्थापित की हैं, ठीक है। तो कब की थी मराठाओं ने? 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो अमेरिका को खोके आ गया था, और इसकी गलतियों को सुधारने के लिए अंग्रेजों ने इसको कहाँ का गवर्नर बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना के भेज दिया, ठीक है। तो बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? देखिए ये फैक्चुअल सवाल है और इस तरीके के सवाल रटने पड़ेंगे। इसका हमारा आंसर क्या होगा? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। कि भारतीय ब्रिटिश भारत का इतिहास किसने लिखा? हिंदी में भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। तो ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा जेम्स मिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आपने सुन लिया बक्सर के युद्ध के बारे में सारी कहानी। अब देखिए क्या करते हैं। पहला कथन दे रखा है इसने, सही पूछा है इसमें। सबसे पहले हमें क्या देखना है, पूछ क्या रहा है, सही या गलत। यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया, ये गलत है बिल्कुल। मीर जाफर के मध्य नहीं लड़ा गया, बल्कि किन तीन लोगों के साथ लड़ा गया था? शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, गलत है, क्योंकि मीर कासिम के साथ तो युद्ध हुआ था, तो ये भी कथन गलत हो गया। तीसरा कथन क्या है? इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें केवल 3 सही है, ये सही है। यानी कि नवाब अब क्या करेगा? हर महीने कंपनी को कितने लाख रुपए देगा? 5 लाख रुपए देगा। कौन सा था नवाब उस समय? नजमुद्दौला था, ठीक। चलिए तो इसका आंसर क्या सही हो गया? केवल 3। अगला सवाल, यह भी उसी तरीके का सवाल है कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था, यह कथन सही है। दूसरा है, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो हमें यह देखना है कि भारत में पहले तो गवर्नर बनाए गए थे, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाए गए, और उसके बाद वायसराय बनाए गए, ठीक। तो भारत में पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये कथन तो वैसे ही गलत हो गया। ये पूछ रहा है गवर्नर जनरल, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो 1772 ईस्वी में भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनके भारत आया था, ठीक है। तो इसका ये वाला कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये तो सही है, 1, और ये भी सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आ जाएगा। केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। अगला सवाल, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो देखिए गोद प्रथा को ही बोलते हैं हम लोग हड़प नीति, और इसी का दूसरा नाम है व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। ये अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा था। इससे पहले लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली लेकर के आया था, जिसके बदले में क्या किया जाता था कि अंग्रेज अपनी सेना अंग्रेजों के यहाँ रखते थे। इसका मतलब कि वो उन रियासतों को क्या देते थे? सुरक्षा प्रदान करते थे और बदले में उनसे धन लेते थे। वो सहायक संधि प्रणाली थी। व्यपगत सिद्धांत का मतलब था कि गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। तो गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलिए अगला सवाल,
बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बहुत आसान सा सवाल है। अभी बताया था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के तहत नजमुद्दौला को क्या बनाया गया? शासक बनाया गया और इसके तहत प्रशासनिक कार्य नजमुद्दौला को सौंप दिए गए, नवाब को सौंप दिए गए और न्यायिक और राजस्व कार्य किसके पास में आ गए? अंग्रेजों के पास में आ गए। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गई? द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हो गई जो 1772 ईस्वी तक यहाँ पर चली। ठीक है, अब एक सवाल आता है हमारा कि अंग्रेजों एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे आ गया है ये। ठीक है, चलते चलते इसका मतलब आपको आंसर देना है। क्वेश्चन था कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला भारतीय या पहला मुगल सम्राट कौन था, यानी कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था? तो देखिए उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ये आपको बताना था, मैंने आपको पूछने के लिए सवाल दिया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से सवाल शो नहीं हो पा रहा है। तो इलाहाबाद की संधि जब हुई तो 1 करोड़ रुपए इसको सालाना पेंशन देने की बात कही गई थी अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, इसके बाद में हम अगली सीरीज के साथ में अगले वीडियो में आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए तैयार रहिए। अगर कैसा लगा वीडियो, अपना रिव्यू हमें जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी इसका थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।